हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रीमेड को यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अभिषेक मौर्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर। दिया हुआ है अ मशीन गन इज फायर बुलेट्स ऑफ 40 ग्राम विद वेलोसिटी 1200 meter per second. The man hold it can be exert maximum force of 144 Newton on the gun. How many bullets can be fired per second at most? तो आपका ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर बुलेट चलाई जा रही है तो वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। और हमारी जो बुलेट्स हैं उनके पास क्या है, वेलोसिटी है। अगर उनके पास वेलोसिटी है तो क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो इसी बेसिस पर इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर मोमेंटम से फोर्स निकालना होता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो क्या करना होता है कि जो हमारा यहाँ पर ये मोमेंटम है उसमें क्या है कि n बुलेट्स हैं। तो वो n बुलेट्स क्या है कि जो n है ये कितना है, पर सेकेंड है, यानी इसका टाइम दिया हुआ है। और ये क्या हो जाएगा, इसका मास है और इसकी वेलोसिटी है, तो इसका मोमेंटम हो गया, ठीक है। और ये फोर्स हमको दे रखा है कितना, 144 न्यूटन। ओके, तो अब इसको रखते हैं और अब यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड करनी है n। मास हमारा दिया हुआ है 40 ग्राम, ठीक। तो अब हम इसको वैल्यू रखते हैं 40, इसको हम केजी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ ठीक है। और इसके पास वेलोसिटी कितनी है हर बुलेट के पास, 1200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो इसके पास 3 जीरो है, ये सॉल्व हो गया तो कितना हो गया आपके पास ये वैल्यू, और यहाँ पर हो गया 144। जब इसको सॉल्व करेंगे ना 144/48 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3 बुलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है अ लाइट स्ट्रिंग पासेस ओवर स्मूथ पुली कनेक्ट टू ब्लॉक मास m1 एंड m2 वर्टिकली। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज g/8 देन द रेशियो ऑफ द मासेस। तो आपका देखिए यहाँ पर कोई एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, ये आपकी पुली है और इस पर क्या हो रहा है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग से क्या है कि मासेस को हमने क्या कर दिया है, लटका दिया है। तो एक मास ये हो गया, ठीक है, एक मास ये हो गया। अब हमने कहा कि ये जो मास है हमारा, इसको हमने मान लिया m1 है और ये क्या है हमारा m2 है। अब मानते हैं कि ये सिस्टम नीचे की तरफ ऐसे गिर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर इसने क्या एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू है g/8, तो क्या करेंगे हम वैल्यू रख देंगे g/8 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। इस g से g कट जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि हमको बताना है कि मासेस का रेशियो कितना है, यानी कि m1 अपॉन m2। तो हम कहते हैं कि जो मास का रेशियो है, यहाँ पे लिख लेते हैं। मैंने कहा कि जो मास का रेशियो है वो है m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको कहेंगे कि m1 इज इक्वल टू m2x, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब जहां पर m1 है वहां पर हम क्या लिखते हैं m2x। तो जहां भी हमें इस इक्वेशन में दिख रहा है हमने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर स्पेस है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पहली इक्वेशन है जहां m1 लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा m2x। और ये g तो कट चुका है पहले ही, तो देखिए हमने लिखा m2x माइनस m2 अपॉन m2x प्लस m2, ठीक है। अब देखिए ये m2 ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा 1/8 x माइनस 1 अपॉन x प्लस
1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर हमारा जो ऑप्शन आएगा उसको टिक करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा x आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9:7। तो हम इसको क्या कर देंगे, ठीक है। तो यही जो x की वैल्यू आ गई है, यही हमारा क्या है, m1/m2 का रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मूविंग विद डायमेंशन वेरीज विद टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन p is equal to a plus bt का स्क्वायर, where a and b are the positive constant, net force acting on a body। तो ठीक है, अगर हमारे पास क्या है कि मोमेंटम दिया हुआ है a प्लस b t का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमको फोर्स निकालना है तो हम जानते हैं जो फोर्स होता है हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी dp/dt। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमको फोर्स मिल जाता है। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, a के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ओके। अब अगर a के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जो भी कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। और यहाँ पर b प्लस टी का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 2bt हो जाएगा। तो हमको देखिए सीधा सीधा दिख रहा है कि जो फोर्स है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन होगा, इसको हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये डी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन ऑफ ए कार प्रोड्यूस ए एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ कार, इफ दिस कार पुल्स अनदर कार ऑफ सेम मास देन द एक्सेलरेशन वुड बी। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई कार है, ठीक है। तो इसके पास एक्सेलरेशन कितना है, a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इस कार का मास m है, ठीक है, तो इसके ये कितना फोर्स जनरेट करेगी, ये कार ये फोर्स जनरेट करेगी F इज इक्वल टू ma। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फोर्स की, 6m। अभी क्या बोल रहा है कि एक दूसरी कार सेम मास की हमने क्या की, इसको कनेक्ट कर दिया इससे, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ जा रही हैं तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन बताइए कि इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो फोर्स तो हमको मालूम ही है ना कि फोर्स क्या है, हमारे पास फोर्स है हमारे पास 6m, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स है और इसका मास m है और इसका भी मास क्या है, m है, ठीक है। तो हमने कहा कि F इज इक्वल टू 2m, टोटल मास कितना है m एंड m 2m। हमको ये एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। और हमारे पास फोर्स कितना है, 6m है। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप अपना ऑप्शन टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 10,000 स्मॉल बॉल ईच वेइंग 1 ग्राम स्ट्राइक ऑन द स्क्वायर सेंटीमीटर area per second with a velocity 100 meter per second square in normal direction and rebounds with the same velocity, the value of pressure on the surface। तो क्या है ना कि सबसे पहले अगर हमको प्रेशर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। एरिया यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि जो हमारा एरिया है स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इन्होंने ये यहाँ पर एरिया दे रखा है तो फिर यहाँ पे सारी वैल्यूज हैं। अब फोर्स कैसे हमको निकालना है इसका आइडिया होना चाहिए। एरिया हमको दिया हुआ है, ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो फोर्स कैसे निकालना है ये देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो जिस वेलोसिटी से ये सारी स्मॉल बॉल्स जा रही हैं उनकी वेलोसिटी दे रखी है, उनका मास भी दे रखा है, ठीक है। नॉर्मल डायरेक्शन, अब जैसे मान लेते हैं कि ये कोई प्लेट है, ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ कोई प्लेट है और यहाँ से क्या है कि बॉल्स गिर रही हैं, ठीक है। 10,000 बॉल क्या है कि गिर रही हैं एक साथ में। अब इस पर आकर के गिर रही हैं और वापस उसी वेलोसिटी से जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें जो मोमेंटम का चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे जो हमारा फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन एरिया, ठीक है। ये टाइम हो जाएगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर देखो हमारा जो बुलेट आके गिर जा रहे हैं और मान लीजिए यहाँ से आ रहे हैं mv मोमेंटम, एक जो बॉल है उसका मोमेंटम mv है। अब ये वापस से उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी mv हो जाएगा। तो mv और mv के दोनों का जो मोमेंटम चेंज आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं चेंज इन ई मतलब मोमेंटम, ये कितना हो जाएगा 2mv हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो अब हमने चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पर रख दिया, और कितनी बॉल्स हैं, n बॉल है, तो इसका फार्मूला आएगा 2n v अपॉन एरिया। ठीक है, अब क्या है कि जब सबकी वैल्यू रखेंगे और सबकी वैल्यू रख करके आंसर फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 10⁷। इस क्वेश्चन का सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मल डायरेक्शन पर आने पर रिबाउंड हो जा रही है, यानी जिस वेलोसिटी से बॉल टकरा रही है उसी वेलोसिटी से वापस चली जा रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2mv हो जाएगा। और बॉल्स कितनी है, n है, तो क्या हो जाएगा मोमेंटम 2nmv। ठीक है, उसके बाद एरिया दे रखा है ये सेंटीमीटर में, हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन, व्हेन स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज डबल, एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, वो मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, तो कह रहे हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, तो कह रहे हैं एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ तो टाइम हमको दे नहीं रखा, इसलिए एक्सेलरेशन फाइंड नहीं कर सकते, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मोमेंटम इज डबल, तो देखो क्या होता है, मोमेंटम का फार्मूला p इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। ठीक है, यहाँ पर मास को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो ये देखिए मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2mv हो जाएगा, यानी मोमेंटम डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट ब्लॉक शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक एफबीडी बनाते हैं हम लोग। एफबीडी को क्या बोलते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, एफबीडी। एफबीडी, अब इस जो बॉडी है इसका एफबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या लग रहा है और किस किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग देखेंगे इस फोर्स को, तो देखते हैं, देखो सबसे पहले ये जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में दिख रहा है, इसके दो कंपोनेंट है। ठीक है, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा। तो इधर का अगर कंपोनेंट होगा तो जो इस डायरेक्शन में जा रहा है इधर को, इसको क्या कहेंगे, एफ कॉस थीटा कहेंगे। ठीक है, और जो ऊपर की तरफ ये आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फोर्स हमको मिले। अब अगर ब्लॉक पर कोई फोर्स लगाया जा रहा है इधर की तरफ मूव करने के लिए, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक है, और तो अब इस बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा है, सारे फोर्सेस को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो आगे की तरफ जो लग रहा है वो क्या है, एफ कॉस 60 डिग्री। ठीक है, पीछे की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ऊपर की तरफ हमेशा क्या हम मानते हैं, हम ये कहते हैं कि ऊपर की तरफ लगता है नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ देखो क्या लग रहा है, एक तो लग रहा है कि इसका तो कुछ मास भी होगा ना, तो वो नीचे की तरफ mg होगा। तो इधर क्या लग रहा है, एक तो mg लग रहा है इसका वेट, दूसरा क्या लग रहा है, f साइन 60 डिग्री। अब अगर जरूरत पड़ती है कि इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है, तो इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं ना, कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है n इज इक्वल टू mg प्लस f cos 6 f sin 60। ठीक है, तो एक तो ये हो जाता है वर्टिकल डायरेक्शन में। अब दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, अगर ये कहा जा रहा है कि बॉडी इज नॉट मूविंग, तो अगर ये कंडीशन है बॉडी इजंट मूव, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो उस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, या तो फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा हो या तो बराबर हो किसके, जो इस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, और वो फोर्स कौन सा लग रहा है, जो बॉडी को आगे ले जा रहा है इधर की तरफ। देखिए यही वाला तो फोर्स है ना, जो इस बॉडी को किधर ले जाना चाह रहा है, आगे की तरफ ले जाना चाह रहा है। लेकिन बॉडी तब नहीं मूव करेगी अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा या बराबर होगा जो बॉडी उसको मूव करा रही है। तो ठीक है, हमें फार्मूला आता है तो फिर वही सब हम रख देंगे, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू, अब जो अप्लाइड फोर्स है हम जान रहे हैं एफ कॉस 60 डिग्री है। ठीक है, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/2√3। ठीक है, और यहाँ पर देखो इस बॉडी का कुछ मास भी होगा, तो बॉडी का मास इस फिगर में ही मेंशन कर दिया गया है √3 kg। जी की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फिर ले लेंगे 10। ठीक है, और यहाँ पर एफ है और साइन 60 डिग्री, तो हम सिर्फ सबकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मास है कितना है, √3
जी की वैल्यू हमने मान लिया 10 प्लस यहाँ पर ये हो गया एफ साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये कितना दिया हुआ है f/2। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है, इस पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो 1/√2√3 है इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर किस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पूरा फॉर्म बन जाएगा, फॉर्मेट इसका ये हो जाएगा 5 प्लस f/4 और इधर कितना है f/2। इसको इधर ले जाकर के सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू f/4 एंड f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया F इज इक्वल टू 20। तो ये मिनिमम फोर्स होगा या मैक्सिमम फोर्स होगा जिसको हम बॉडी पर लगाएंगे और बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दे रखा है इन द फिगर शोन, जो हमारा M1 है मास इन्होंने दे रखा है 10 kg है। ठीक है, और जो हमारा M2 है वो क्या है 6 kg है और जो हमारा M3 है वो 4 kg है। ठीक है, इस पर इन्होंने दे रखा है कि ये जो T हमने फोर्स लगाया है ना वो 40 न्यूटन है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि जो ये T2 है ना उस वो बताओ कि वो टेंशन है कितना। तो इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पहले हम क्या करें, एक एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो यहीं पर देखो हम कॉमन एक्सेलरेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। तो इस पूरे सिस्टम पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 40 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, और टोटल सिस्टम का मास कितना है 10 6 एंड 4 कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, इसका जो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा पूरे सिस्टम का वो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, अब हमको चाहिए है T2। तो T2 क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो इसको एक सिस्टम बनाओ। T2 के लिए क्या कौन कौन सा ब्लॉक है। ठीक है, तो T2 के लिए हमारे पास ब्लॉक है एक तो ये M2 हो जाएगा और एक ये क्या हो जाएगा M3। अब इस पर फोर्स क्या लग रहा है T2 लग रहा है। ठीक है, अब इसका जो पूरा सिस्टम तो एक साथ ही मूव कर रहा है ना, जैसे एक ही डोर से बंधे हुए हैं तो ये पूरा सिस्टम कैसे मूव कर रहा है एक साथ मूव कर रहा है। तो जो इसका एक्सेलरेशन जैसे 2 मीटर पर सेकंड आया तो यही इसका भी एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर, यही इसका भी होगा, यही इसका भी होगा। ठीक है, अब जो ये सिस्टम बन रहा है T2, तो T2 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे M2 प्लस M3 इंटू ए। ठीक है, हमारा एक्सेलरेशन हमने पहले ही निकाल रखा है और M2 और M3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन 2 है तो कितना हो जाएगा 32 न्यूटन। आंसर टिक करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। A rocket standing vertically on a launch pad has to start moving with practical zero velocity। देखो ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे दो क्वेश्चन बनते हैं और ये दोनों फॉर्मेट इसी टेस्ट में है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर कोई रॉकेट लॉन्च हो रही है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होगी। ठीक है, इफ द इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इज दिस 5 × 10⁵, देन द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल शुड बी। तो इसके लिए बिल्कुल जनरल सा फार्मूला होता है, तो हम इसको कहते हैं ना कि अगर रॉकेट है लॉन्च हो रही है तो फिर उसका जो मास होगा mg, ठीक है, इज इक्वल टू v, इसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, और dm/dt यही होता है रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर सब सारी वैल्यूज दी हुई हैं तो रख करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सारी वैल्यूज रखेंगे तो जो हमारा आ जाएगा dm/dt। देखिए तो रॉकेट का मास कितना दिया होगा 5 × 10⁵, जी की वैल्यू हमने 10 ले ली। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए एग्जॉस्ट वेलोसिटी दे रखा हुआ है कितना है 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सारी वैल्यूज किस में दे रखी हैं मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये किलोमीटर में तो इसको हम चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁴ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा dm/dt। यही dm/dt हमको निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 500। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग।
एक सिस्टम दे रखा है, टू मास ए एंड बी, ए का मास है 10 kg, बी का मास है 5 kg रिस्पेक्टिवली, आर कनेक्टेड विद ए स्ट्रिंग ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली, जो पुली है फ्रिक्शनलेस है, फिक्स्ड एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एज शोन इन फिगर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए विद द टेबल, यानी यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है वो 0.2 दिया हुआ है, मिनिमम मास ऑफ सी that be placed on a prevent it from moving। तो कह रहे हैं कि एक मास को यहाँ पर देखिए, ये फोर्स नीचे की तरफ लटक रहा है तो इस पर एक टेंशन टी डेवलप होगा, वो टी क्या करेगा, इसको खींचेगा, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा, लेकिन क्या है, इस पर कितना मास रख दिया जाए कि ये मूव ना करे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके लिए हम दो एफबीडी बनाते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम जो बनता है, यहाँ पर पहला सिस्टम मैं बना रहा हूँ एफबीडी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को पुली का जो भी केस बनता है, इन सब के लिए एफबीडी बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहला जो ये सिस्टम है बी वाला ब्लॉक, तो मैंने इसका एफबीडी बनाया। देखिए इसका जो मास है बी का कितना है 5 है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा 5g लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा टेंशन लगेगा। ठीक है, तो जो टी होगा खुद ही देख लो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 5g। ठीक है, ऐसे दूसरा सिस्टम मैं बनाता हूँ। दूसरा सिस्टम क्या बन रहा है यहाँ पर, दूसरा सिस्टम ये बन रहा है कि ये जो ए वाला ब्लॉक है ना, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने ए कहा, इसका वेट कितना है 10 है, और ये छोटा सा जो ब्लॉक सी रखा है इसका मास हमने मान लिया स्मॉल एम है। अब देखो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, जाहिर सी बात है जो टेंशन टी, एक ही स्ट्रिंग है ना, वही स्ट्रिंग ऐसे घूम के यहाँ गई, तो जो टेंशन यहाँ पर होगा वही टेंशन यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो जो टेंशन की वैल्यू 5g आई हुई है, तो वही 5g वैल्यू जो टेंशन टी है यहाँ भी होगा। अब देखो इस सिस्टम पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है 5g है। ठीक है, अब हम देखो इस ब्लॉक के बारे में सोचते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले मान लो कि अगर ये ब्लॉक मूव ना करे तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यही होगी ना कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है या तो वो ज्यादा होगा या बराबर होगा किसके, ये जो टेंशन टी लग रहा है क्या है वो 5g है। ठीक है, अब जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है इसका फार्मूला होता है, हम सभी जानते हैं म्यू इंटू आर, आर जो होता है नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, और ये क्या है हमारा 5g है। अब देखो ये म्यू की वैल्यू इसने दे रखी है क्या है 0.2 है। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन देखो नीचे की तरफ जो लग रहा है हमारा इनका मास है, यानी एक तो 10 kg है, दूसरा जो स्मॉल मास है m है। ठीक है, और ये g है, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन r, इसके बराबर होगा, तो r की वैल्यू हमने रखी 10 प्लस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू 5g, इससे इसको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो m आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15 kg। ठीक है, जो ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे, ऑप्शन ए है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एक सिस्टम बना हुआ है, इस पर कहा जा रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है, इसके एजेस के नाम लिखे हुए हैं, is suspended vertically with a pair of slides horizontal by a light inelastic string. A beaker of water is brought below the plate and raised till the plate is completely immersed and the level of water is above the plate. If the point of support is slowly raised vertically constant velocity, the graph of the tension T in the string against the displacement of the point of support is। तो ये सिस्टम ऐसा है ना कि ये पूरा एक बीकर है, इसमें इस सिस्टम को डुबा करके रखा गया है। अब क्या करिए कि पूरी तरह से डूबा हुआ है, अब इसको ना हम खींच रहे हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसमें बताना है कि टेंशन कैसे कैसे चेंज हो रहा है जब हमने इसको वाटर में खींचा, और जब वाटर से निकल रहा था, और जब एयर में चला गया। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर ये समझो। देखो क्या है ना, यहाँ पर अगर इस ब्लॉक पर देखा जाए, यहाँ पर अगर इस प्लेट के लिए देखा जाए, तो देखो इसका नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg लग रहा है, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है थ्रस्ट ft, एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये जो थ्रस्ट लग रहा है तो इसकी वजह से जो टेंशन है उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर ये 5 kg का प्लेट है, अगर इसको हमने पानी में पूरी तरह से इमर्ज कर दिया है, डुबा दिया है, तो इसके अपरेंट कुछ वेट लॉस हो जाएगा, तो अपरेंट बेस क्या मान लेते हैं कितना हो जाएगा 3 kg हो जाएगा। अब ये जो प्लेट का वेट है ना, हमेशा जब तक वाटर में रहेगा तब तक 3 kg रहेगा, और वही क्या हो जाएगा इसका टेंशन हो जाएगा। ठीक है, उसका टेंशन क्या हो जाएगा 3 kg या 3g न्यूटन में। ठीक है, तो वो जो टेंशन होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सबसे पहले तो एक ऑप्शन में यहाँ दिख रहा है जहाँ टेंशन
डिस्टेंस के साथ साथ कांस्टेंट है, एक यहाँ दिख रहा है एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन पे हम कंसंट्रेट करेंगे। फिर मान लो कि जब ये निकल रहा होगा, ये ब्लॉक यहाँ से, ये जो प्लेट है यहाँ से निकल रहा होगा, तो हम जानते हैं यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, एडहेसिव फोर्स लगता है। वाटर और प्लेट के बीच एडहेसिव फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स क्या करेगा, उसको एक इफर्ट लेगा, एक्सर्ट, दूसरा एडिशनल फोर्स लगाएंगे, तब जाकर के यहाँ से निकलेगा। तो देखिए कहाँ पर फोर्स बढ़ रहा है, तो देखिए डिस्टेंस के साथ फोर्स यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे प्लेट हम बाहर निकाल रहे हैं, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जब एयर में आ गया, ठीक है, एयर में आने के बाद मतलब अगर वैक्यूम में आ गया तो अब ये 5 केजी हो गया। अब जो 5 केजी है यही टेंशन हमेशा इस वायर में बना रहेगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, टेंशन कांस्टेंट हो जाएगा पर बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही है। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये देखिए कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ मास 40 kg प्लस ब्लॉक 10 kg सिस्टम shown in the figure if man applies a force 300 न्यूटन on a string on smooth horizontal also assume that string। अभी क्या कह रहे हैं कि जो ये सिस्टम है ना, कि जैसे ये इस जहां पर ये प्लेट रखा हुआ है ये भी स्मूथ है, और जो ये मैन है इसको खींच रहा है एक फोर्स लगा के, पता है वो फोर्स जो मैन लगा रहा है वो कितना है, 300 न्यूटन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, एक टेंशन डेवलप होगा, वो टेंशन किसके बराबर होगा, इसी फोर्स के बराबर होगा ना, ठीक है। तो वो 300 न्यूटन हो गया। अब देखो ये जो स्ट्रिंग है वही स्ट्रिंग ये है, सेम स्ट्रिंग है, तो जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन कहाँ होगा, यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस पुली वाले जो स्ट्रिंग है यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंशन 2T हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब T है तो 300 न्यूटन है, 2T हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन फोर्स लगेगा, ठीक है। अब अगर हमको नेट फोर्स पता चल जाता है तो हमको निकालना क्या है, सिर्फ एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है हमारा फार्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास, ठीक है। एफ नेट कितना हो गया, 600 हो गया हमारा, और टोटल मास कितना हो जाएगा, आज जो ये पूरा आदमी है वो 40 का है, और जो ब्लॉक है वो कितने का है, 10 का है, ठीक है। यहाँ इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ और जहां पर ये प्लेट है, मतलब जो जो भी ये फ्लोर है, इसके और ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर कोई एक्स्ट्रा फोर्स तो लगेगा नहीं कि फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो नेट मास कितना हो जाएगा 50 केजी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है 2000 kg रॉकेट फ्री स्पेस एक्सपेल्स 0.5 kg गैस पर सेकेंड, यानी ये जो दिया हुआ है ना पर सेकेंड, ये dm बाई dt दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर ये dm बाई dt 0.5 दिया हुआ है और जो रॉकेट का मास है, अब ये जो रॉकेट है ना फ्री स्पेस में है, यानी ये लॉन्चिंग पैड पर नहीं है। इससे पहला क्वेश्चन जो था और ये क्वेश्चन, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जॉस्ट वेलोसिटी दे रखा है कितना, 400 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, ठीक है। इतने सेकंड से 5 सेकंड के लिए जा रहा है। इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द रॉकेट इन दिस टाइम, तो क्या है कि मान लो अब जो रॉकेट है वो स्पेस में है, तो उसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और उस रॉकेट का मास दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे F इंटू ए। ये थ्रस्ट फोर्स होगा कहाँ, स्पेस में, जो उसको मूव करा रहा होगा। फिर क्या होगा, ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी वी आर dm बाई dt, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसे ही किया जाता है, जब रॉकेट कुछ चल चुका होता है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, तो उसके लिए क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब हम जान रहे हैं रॉकेट का मास कितना है 2000, एक्सेलरेशन हम जानते हैं क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। वो टाइम इंटरवल कितनी देर के लिए है, 5 सेकंड के लिए, ठीक है। और जो हमारी वेलोसिटी दे रखी है रिलेटिव वेलोसिटी, वो कितना है 400 मीटर पर सेकंड, और dm बाई dt कितना दे रखा है 5, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2000 है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो ये चेंज आ रहा है वही तो इंक्रीज इन वेलोसिटी है ना, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को मैं बना देता हूँ। अब ये 2 ब्लॉक का सिस्टम है,
two block of equal masses tied with a string which are passes over massless pulley shown in the figure. Magnitude of the acceleration of center of mass of the both block. देखिए यहाँ पर सिंपल एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ ब्लॉक। तो सबसे पहले तो आप एक्सेलरेशन निकालेंगे इस सिस्टम का, उसके बाद सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए ये एंगल 60 ये 30 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। यानी ये दोनों मास जो मूव कर रहे हैं ना, अब दोनों जो मास है उनके मास जो है क्या, दोनों ब्लॉक जो है उनके मास इक्वल है। तो मैंने मान लिया इसका मास m है और इसका मास m है। अब ये 60 डिग्री पर है, तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसी साइड में ब्लॉक क्या करेगा, गिरेगा। तो इसका टेंशन इसमें t हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब देखो नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g साइन थीटा 1 माइनस m2g साइन थीटा 2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो जब हम इसको पूरी इसमें देखो m1 की वैल्यू हम m रखेंगे, ठीक है। सिंपली जब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे सारी वैल्यू जब रखेंगे, थीटा 1 यहाँ पर क्या है 60 डिग्री है, थीटा 2 यहाँ पर क्या है 30 डिग्री। इन सारी वैल्यूज को जब रख करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √3 - 1/4g। ठीक है, अब ये आ गया तो फिर क्या करते हैं हम लोग, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ये दोनों जो मूव कर रहे हैं पार्टिकल, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर मूव कर रहे हैं ना। अब 90 डिग्री पर मूव कर रहे हैं तो इनका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। तो ये जो एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला ये a है, तो √2a हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री पर है। ठीक है, और टोटल जो मास हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा 2m। ठीक है, अब a की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसको फाइंड करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा a की वैल्यू यहाँ पर रख करके ये वाली, तो हमारा आंसर आ जाएगा a। नेक्स्ट क्वेश्चन, A man of weight mg is moving up in a rocket with the acceleration 4g. The apparent weight of man in rocket. इन क्वेश्चन को करने के लिए बस इतना ही किया जाता है। जैसे apparent weight हमको निकालना है, v apparent is equal to, अगर रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो क्या करते हैं mg इसका फार्मूला बस सिंपल ये होता है g प्लस ए। अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो प्लस करेंगे, डी एक्सेलरेट हो रहा है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा। जो मैन का मास है वो कितना, वेट कितना दे रखा है, यानी उसका मास m है, g हो गया, और जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 4g है। इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया 5g हो गया। आंसर टिक करिए। Next question, they are a plumb bomb is hanging from the ceiling of a car. If car is moving with acceleration a, the angle made by the string in vertical. तो मान लेते हैं कि ये कार है, ठीक है, इसमें क्या है कि ऐसे ये प्लम क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। अब क्या है कि अगर ये कार आगे की तरफ मूव कर रही है a एक्सेलरेशन से, ठीक है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने कह दिया कि एक्सेलरेशन इसका क्या है अल्फा है। तो अगर ये इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इधर क्या लगेगा, इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जो ये स्यूडो फोर्स लगेगा तो इसको कुछ इस पोजीशन में लेकर के आएगा, तो इसका स्यूडो फोर्स इधर लगेगा। Fp उसकी वैल्यू क्या होगी, फोर्स क्या होता है m इंटू एक्सेलरेशन, ये स्यूडो फोर्स का एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, और इसका कुछ मास होगा वो नीचे की तरफ क्या लगेगा mg। ठीक है, अब वर्टिकल से ये कितना एंगल मिला रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, तो ये थीटा, तो अगर इसका tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m अल्फा अपॉन mg। जब इसको सॉल्व करेंगे m से m कट जाएगा तो अल्फा अपॉन g। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन फ्लोर, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी जो म्यू एस दिया हुआ है हमारा क्या है, यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो म्यू दे रखा है वो 0.4 दे रखा है। इफ फोर्स ऑफ 2.8 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक पैरेलल टू द फ्लोर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर। तो देखो इसका जो बहुत सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है पता होना चाहिए,
अभी क्या है, इस ब्लॉक पर हमने जो फोर्स लगाया कितना लगाया, 2.8 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, ठीक है। अब अगर किसी सरफेस पर रखा हुआ है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है, ठीक है। तो इधर क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ना। अगर ब्लॉक को आगे की तरफ ये फोर्स हमने F दिया है, तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है कितना। तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या आता है, म्यू इंटू आर। आर हमारा होता है नॉर्मल रिएक्शन, जो किसके बराबर होगा यहाँ पर, mg। ब्लॉक का मास कितना है, 2 है, और g की वैल्यू कितना है, 10 है। तो जो mg r आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख करके सॉल्व करेंगे, 0.4 इंटू 20, तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना आ गया, 8 न्यूटन आ गया, ठीक है। और हमने फोर्स कितना लगाया है, 2.8 न्यूटन। इसका मतलब होता है कि अगर कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर देन F अप्लाइड होता है, ठीक है, F अप्लाइड लिख दिया, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आती है वो किसके बराबर होती है, F एक्सटर्नल, जो फोर्स हम लगा रहे होते हैं, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट होता है। तो ये आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। इसका 8 न्यूटन नहीं आएगा क्योंकि ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा है। जब तक ब्लॉक नहीं मूव करता है तब तक फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, जो अप्लाइड या एक्सटर्नल फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए एक सिस्टम बना हुआ है, ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि जो T1 है उसकी वैल्यू क्या है। तो मैंने कहा ये T1 है और ये क्या है, T2 है, ठीक है। अब देखो इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं हम लोग, एक ये ऊपर की तरफ, एक ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देखिए अगर ये क्या है कि ये अगर 30 डिग्री है तो हम जान सकते हैं कि ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर इसका कंपोनेंट लेंगे तो इसको हमने क्या कहा है, T2 कहा है। ये वाला टेंशन T2 है। तो देखो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, T2 साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। और ये हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, T2 cos 60 डिग्री। अब देखो हम FBD बना लेते हैं, किसी भी सिस्टम का FBD बनाने पर, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पर वो क्वेश्चन हो जाता है बहुत आसान, क्योंकि आपको नेट फोर्स वहां पर दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो इधर की तरफ क्या लग रहा है, T1, इधर की तरफ लग रहा है T2 cos थीटा, ऊपर की तरफ लग रहा है T1 T2 साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, 2g लग रहा है। अब क्या है कि अगर हमको T2 की हमको वैल्यू फाइंड करनी है T1 की, अगर हमको T2 की वैल्यू फाइंड हो जाए फिर हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 साइन 30 इज इक्वल टू कितना है, 2g। मैंने बताया ना कि ऊपर की डायरेक्शन में, वर्टिकल में। तो T2 इज इक्वल टू कितना आ गया, हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये जगह 20, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 30 की हाफ होती है, तो ये हाफ इधर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा 2, तो कितना हो गया ये 40 न्यूटन, ठीक है। तो यानी T2 की वैल्यू आगे 40 न्यूटन। अब देखो ये दोनों हॉरिजॉन्टल में है और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी T2 cos थीटा इज इक्वल टू T1, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। T2 cos थीटा, और इस थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू T1, ये हमको फाइंड करना है। T2 की वैल्यू कितना है, 40 है, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया जब, तो देखिए हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2 kg वेट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इसका वेट हो गया। तो यहाँ पर जो ये है 2g, हम यहाँ पर 10 की वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है, तो इसको 2 लिखेंगे सिर्फ। तो अगर इस तरह से लिखते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है ये, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2√3, ठीक है। और ये ऑप्शन टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहे हैं पैरेट इज सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ क्लोज ग्लास केज व्हिच इज in a boy's hand. If parrot start flying with a constant speed, the boy will feel the weight of cage. देखिए यहाँ पर दो केस बनते हैं, मैं दोनों एक साथ बता देता हूँ। एक तो क्लोज केस हो गया, ठीक है, क्लोज्ड केस का मतलब हो गया है कि ये एयर टाइट हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ एयर टाइट, ठीक है, इसको हम कहेंगे क्लोज्ड।
दूसरा सिस्टम होता है कि एक ऐसा केज है, पिंजड़ा है जिसमें तो मतलब बर्ड या पैरट को रखा गया है, ये ओपन है, ठीक है। तो जब भी क्लोज केस होता है तो उसमें क्या होता है, वेट अनचेंज रहता है। वो कैसे रहता है, जैसे मान लो कि ये कोई बर्ड है, ये ऐसे अपना पंख फड़फड़ा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये नीचे की तरफ, तो इसका वेट होगा mg, और जो ये पंख से इसने नीचे की तरफ थ्रस्ट लगाया है, तो इसका रिएक्शन किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन जो r हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर जी को बैलेंस कर लेगा, r इज इक्वल टू एम जी, यानी जो नेट चेंज आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब अगर जीरो आ गया तो जो वेट है वो क्या हो जाएगा, अनचेंज। लेकिन ये दूसरा केस देख लीजिए, अगर जैसे ये ओपन है, ठीक है, अगर अगर ओपन है तो मान लो अगर ये पंख फड़फड़ा रहा है चिड़िया, तो इसका कोई नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, क्योंकि हवा इधर से निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी, ठीक है। तो वेट क्या होगा, हमको लाइट फील होगा, तो वेट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस वेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है 10 kg स्टोन इज सस्पेंडेड विद अ रोप ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 10 kg 30 kg वेट, ठीक है। मिनिमम टाइम इन विच स्टोन कैन बी रेज थ्रू हाइट 10 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो देखो क्वेश्चन को ये समझना है, तो इस सिस्टम को समझते हैं कि इसमें एक ब्लॉक है, ठीक है, उसका जो वेट है वो कितना है, 10 kg है, ठीक। अगर इसका वेट 10 kg तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका मास हो जाएगा 10g, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर ये किसी स्ट्रिंग से टंगा हुआ है और ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, खींचा जा रहा है, तो इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, यानी इतने से ज्यादा टेंशन अगर होगा तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो ये कितना दिया हुआ है, 30g, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर कह रहा है कि मिनिमम टाइम इन विच इट कैन बी रेज टू 10 मीटर, तो वो टाइम बताओ कि जब ये 10 मीटर तक ऊपर चला जाए। क्यों ऐसा होगा कि 10, ऐसा है कि 10 मीटर जाने के बाद इसमें एक्सेलरेशन भी तो आएगा। अगर वही एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो फिर वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब भी ऐसा कोई केस होता है तो हमेशा कौन सा इक्वेशन हम लोग फॉलो करते हैं, T इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। ये T हमारा क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है, मास ब्लॉक का है, और एक्सेलरेशन यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 10g, g की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर 30 की g, तो कितना हो जाएगा, और यहाँ मास कितना हुआ 10, g की वैल्यू 10 प्लस यहाँ पर एक्सेलरेशन, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको हम पूरे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 300 100 प्लस 10a, तो एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, ओके, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन हमको फाइंड हो गया। अब एक्सेलरेशन हमको फाइंड कर लिया, हमारे पास हाइट है, तो हमको निकालना क्या है, सिर्फ टाइम। तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, तो h इज इक्वल टू हाफ ए टी का स्क्वायर। हाइट हमको दिया हुआ है 10, हाफ एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया 20, तो हमको टाइम निकालना है। तो देखिए हमारा जो टाइम आ गया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। दे रखा है अ रोप ऑफ लेंथ इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F, व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द वन एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। तो देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये मान लीजिए कोई रोप है, रोप तो पतली होती है, लेकिन हम इसको सब कुछ देखने के लिए इसको थोड़ा सा मोटा बनाते हैं, ठीक है। हमने इस एंड पर जो फोर्स अप्लाई किया है वो F है। ये कह रहे हैं कि मान लो कि जहां हमने फोर्स अप्लाई किया है वहां से x डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस हमने मान लिया x है, ठीक है, और ये पूरी जो लेंथ है रोप की वो क्या है, l है, तो बची हुई लेंथ क्या हो गई, l माइनस एक्स हो गई। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से इस डिस्टेंस पर एक टेंशन आएगा, उस टेंशन की वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहले अगर हमको फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ठीक है। इस जो रस्सी है पूरी एल लेंथ की, उसका मास m है और फोर्स अप्लाइड F है, ठीक है। अब हम एक दूसरा सिस्टम बनाते हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हमने क्या किया कि इस स्ट्रिंग को काट लिया, अब हम सिर्फ इतनी स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जो स्ट्रिंग की लेंथ है रोप की वो कितना है, L माइनस एक्स है, और यहाँ पर देखिए इधर की तरफ टेंशन T है, हमने इस रस्सी को काट दिया है तो इतना पार्ट अलग हो गया, ठीक है।
और इतने पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमको देखना है। अब देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूला क्या लिखेंगे कि जैसे पूरे एल लेंथ का मास जो होता है, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। जो एल लेंथ का मास है वो कितना है, एम है, ठीक है। इसीलिए एल माइनस एक्स लेंथ का मास कितना होगा, एम इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल। ये यूनिटरी मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे कि एल लेंथ का मास एम है तो एल माइनस एक्स लेंथ का क्या मास होगा, तो ये मास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टेंशन लग रहा है और ये मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमको पहले ही पता है, ठीक है। तो T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू ए। इस मास का जो लेंथ है, मतलब इतने का जो मास है वो क्या हो जाएगा, m इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन एल। और एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है एफ अपॉन एम। तो देखो एम से एम कट गया तो हमारा फार्मूला बन गया एफ एल माइनस एक्स अपॉन एल। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यही टेंशन ये पूछ रहा था, तो ये आंसर टिक करते हैं हम बी। ये क्वेश्चन दे रखा है, अरेंजमेंट सोन इन द फिगर स्ट्रिंग लाइट एंड एक्सटेंस inextensible, the surface over which block are placed is smooth, what is the acceleration of block। तो पूरा सिस्टम जो ये बना करके रखा हुआ है ना, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जब फ्रिक्शन नहीं है तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं होगा, तो ये पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो देखो ये तीनों ब्लॉक जो है एक ही स्ट्रिंग से तो जुड़े हुए हैं, यानी अगर एक को खींचेंगे तो तब सभी तीनों साथ चलेंगे, यानी जो एक का एक्सेलरेशन होगा वही सबका एक्सेलरेशन होगा, सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे ना। तो फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए नेट एक्सेलरेशन जो हो जाएगा एफ टोटल पूरा फोर्स इस पर क्या लगा रहे हैं हम 20 न्यूटन, और टोटल मास क्या हो जाएगा हमारा 7 kg, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू हमने रखी 28/7, तो इसको सॉल्व किया कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक का होगा वही सबका होगा, इसीलिए जो ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं अ बॉल ऑफ मास एम थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी v if air exert average resisting force f the velocity with which the ball returns to the thrower। तो कह रहे हैं कि मतलब मान लो कि एक बॉल को हमने फेंका है, यहाँ पर एक फिगर ऐसे ही हम ड्रॉ करते हैं रफली, बॉल को ऐसे फेंका, ये ऐसे जाएगी उसके बाद ऐसे आएगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर अगर एयर प्रेजेंट है तो इस पर एक फोर्स लगाएगी, रेजिस्टिंग फोर्स। तो जाहिर सी बात है अगर बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो जो फोर्स लगेगा रेजिस्टिंग फोर्स वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। और इधर अगर बॉल नीचे की तरफ आ रही है थ्रोअर के हाथ में, ठीक है, तो उसके तरफ फोर्स किधर, रेजिस्टिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि हवा तो उसको ऊपर की तरफ धकेलेगी ना। और जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जो हवा होगी उसको नीचे की तरफ धकेलेगी। तो बस इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रख करके अब दो अलग अलग सिचुएशंस बनाते हैं हम लोग, ठीक है। एक पहली सिचुएशन है कि अब यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, जब जब हमने इसको फेंका, ठीक है, हमने देखो इसको फेंका तो यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी v है, और जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो हमने मान लिया उसके पास वेलोसिटी v डैश है, इसी वेलोसिटी को हमको निकालना है, ठीक। तो पहली कंडीशन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन में ये होगा कि ये बॉल क्या है ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और उसकी तरफ रेजिस्टिंग फोर्स कितना लगेगा एयर का, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो जो रिटार्डिंग फोर्स होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिटार्डिंग मतलब कम करने वाला है, तो रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगा, ये देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इसका मास mg, ठीक है, तो mg प्लस, और जो रिटार्डिंग फोर्स है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर कहा जाए जो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, तो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन होगा, ये रिटार्डिंग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इसी को, ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन हमारा क्या आ जाएगा mg प्लस f अपॉन m, ठीक है। अब अगर ये आ गया तो देखो मान लो कि ये यहाँ से चल करके यहाँ तक s डिस्टेंस जाता है, ठीक है, तो देखो जितनी हाइट ये जाएगा उतनी हाइट ये आएगा भी, तो यानी दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। अब मान लो कि अगर हमको इसकी कितना ऊपर ये जा रहा है ये डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेम हो गया यहाँ से। तो अब अगर यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं
तो उससे हम क्या करेंगे, हम अपना डिस्टेंस, तो देखो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू मान लिया जो डिस्टेंस जा रहा है वो एस है, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो इसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, तो कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी बाद में जाके उसकी जीरो हो जाएगी ना, तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, हमको निकालना है एस, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यू है वो हमको दे रखी है, क्या है वो v है, तो हमने क्या कर दिया v का स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक। अब देखो जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कहाँ दे रखी है, यहाँ पर यही वाला एक्सेलरेशन तो है, तो जो ये एक्सेलरेशन है रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है, तो इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v का स्क्वायर अपॉन 2mg प्लस f, ठीक है। ये पूरा एक सिस्टम बन गया। अब देखो दूसरा वाला हम सिस्टम बनाएंगे, दूसरा वाला सिस्टम क्या है कि दूसरे वाले में बॉल क्या है नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो इसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन हवा क्या करेगी, जो एयर का रेजिस्टेंस है वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब मान लो अगर ये नीचे v डैश वेलोसिटी से आ रही है, ठीक है, v डैश जो वेलोसिटी नीचे उसके हाथ में आएगी थ्रोअर के, जैसे मान लो कोई है हाथ से यहाँ से फेंका उसके हाथ से और फिर हाथ में आकर के गिरनी है बॉल, तो जिस वेलोसिटी से गिर रही है उसी को तो हमने क्या कहा है, v डैश कहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है v डैश है। सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। इसमें क्या होगा, बस जो नेट फोर्स आएगा वो क्या होगा, देखो इसमें mg नीचे की तरफ है, f ऊपर की तरफ, तो वो माइनस हो जाएगा, तो जो इसका रिटार्डिंग फोर्स आएगा वो क्या आएगा, mg माइनस f, यहाँ पर माइनस हो जाएगा वहां पर प्लस था क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे इसका मान लेते हैं कि कौन सा डिस्टेंस चल रहा है, s डैश, एस डैश के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसकी जो वेलोसिटी है वो v डैश है, ठीक है, इसी फार्मूले को हम फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी v दी हुई थी, यहाँ की वेलोसिटी हमने मान लिया जो गिर रहा है v डैश है, इसका मास m है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2mg माइनस f, और हमको पता है कि जो जितनी डिस्टेंस ये ऊपर जा रहा है उतनी डिस्टेंस तो नीचे गिरेगा, इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पर होगा s इज इक्वल टू एस डैश, यानी दोनों चली गई डिस्टेंस बराबर होंगी। तो देखिए फार्मूला रखिए, v का स्क्वायर इंटू m, s की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 2mg प्लस f इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर, ये हमको निकालना है, m अपॉन 2mg माइनस एफ, ठीक है। ये देखिए जो कट रहा हो उसको काट दीजिए यहाँ पर, और जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो जो हमारा v डैश आ जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर v डैश इज इक्वल टू v अंडर रूट mg माइनस एफ अपॉन mg प्लस एफ, ये ऑप्शन जहां आपको दिख रहा हो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है। A body of mass 10 kg acted upon by two forces each magnitude 10 kg making an angle 60 degree with each other find the net acceleration of the body। तो क्या करना है कि क्या होता है, जो फोर्स हमारी होती है, जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो अगर दो फोर्सेस हैं एक दूसरे से 60 डिग्री पर लग रहे हैं तो उनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे एफ नेट, और उसका फार्मूला होता है f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 60 डिग्री, ठीक है। अब इसकी सारी वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10√3 न्यूटन, ठीक है। तो अब हमको फोर्स फाइंड हो गया, हमको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन मास, तो हमारा जो फोर्स आ गया 10√3 और हमारा मास कितना है 10 है, 10 की थी, तो हमारा आंसर आ गया √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि a string negligible was going over a clamp pulley of mass support a block of mass capital M as shown in the figure, the force of the pulley by the clamp is। तो देखिए यहाँ पर जो ये मास है ना हैंग कर रहा है, इसका मास m है, और जो ये पुली जिसके ऊपर से स्ट्रिंग जा रही है इसका खुद का मास क्या है m है, ठीक। तो देखो यहाँ पर एक टेंशन डेवलप होगा जिसको हम T कहेंगे, ठीक है। एक हम इसको मान लेते हैं कि ये F1 फोर्स है,
क्योंकि हमको नेट फोर्स कहाँ पर, इस क्लैंप पर निकालना है। तो ये हमने मान लिया कि ये F1 हो गया। और देखो यहाँ पर फोर्स बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक मास है, लेकिन जब इस स्ट्रिंग पर पहुंचेंगे तो इस स्ट्रिंग के लिए दो मास हो जाएंगे, एक तो पुली का मास और एक ब्लॉक का मास। तो ये यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कैपिटल M प्लस स्मॉल m जी नेट फोर्स लग रहा है। तो देखो हम अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो देखो ये मास m हो गया, ये क्लैंप हो गया, ठीक है। तो एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है F1 और एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये F2 फोर्स है और ये F1 फोर्स है। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इधर की तरफ आएगा F नेट, एक दूसरे से 90 डिग्री पर बना रहे हैं। तो F नेट क्या हो जाएगा, F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर F2 अभी हमने निकाला ये है, और F1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, M कैपिटल mg है, ठीक है, कैपिटल mg। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं और आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो जो F1 है वो कैपिटल mg का स्क्वायर प्लस F2 क्या है हमारा, कैपिटल M प्लस स्मॉल mg का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम। ये जो लीनियर मोमेंटम है ना, किसके फंक्शन में है, टाइम के फंक्शन में, यानी टाइम के साथ ये वेरी करेगा। तो वो देखा ए ब्रैकेट में दिया हुआ आई कैप कॉस के टी माइनस जे साइन के टी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, दैट एंगल बिटवीन फोर्स एंड द मोमेंटम इज। तो कह रहे हैं कि फोर्स और मोमेंटम के बीच एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले हमको फोर्स फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हमारा मोमेंटम यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, ये मोमेंटम दे रखा है। तो अब हमको अगर फोर्स निकालेंगे तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो हम कहेंगे dp बाई dt, यानी क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे मोमेंटम को, तो हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो वो फोर्स क्या होगा, तो ये हो गया ए आई कैप कॉस के टी माइनस जे कैप साइन के टी, ठीक है। अब देखो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ए तो बाहर है, ये आई कैप हो गया, ठीक। अब इसको करते हैं, देखिए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट में के टी लिखा हुआ है ये थीटा होता है, माइनस और साइन का क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ जो थीटा है ना उसी को हम के टी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्स। अब क्या है कि हम फोर्स और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, एफ डॉट पी। तो देखो जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना और सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इसका आंसर आ जाएगा 0। और जब भी दो डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, थीटा, 90 डिग्री, ठीक है। अगर दो ऐसे वेक्टर हैं जिनके बीच का डॉट प्रोडक्ट लेने पे 0 आ जाता है तो जाहिर सी बात है उसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ये सब पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। कह रहे हैं सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट इज 18 न्यूटन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन इफ द रिजल्टेंट इज 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन न्यूटन। तो देखिए ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। अब मैंने कहा कि ये जो स्मॉलर फोर्स है F1, ठीक है, इसको मान लिया, और जो लार्जर फोर्स है हमने इसको मान लिया F2, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है ना हमारा R, ये जो है स्मॉलर फोर्स से 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और फिर हमने क्या मान लिया कि ये जो दोनों फोर्स हैं एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा बना रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते थे, ठीक है, तो वहां पर एक फॉर्मूला बनता था tan अल्फा। एक्चुअली ये जो अल्फा है ना ये 90 डिग्री है, यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये जो हमारा है, ठीक है, हम कहेंगे इसको F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ठीक है। इन क्वेश्चन को सॉल्व, अब देखो यहाँ पर जो हमारी अल्फा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस F1 अपॉन F2, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीजें देख लेते हैं जो ये कह रहा है। ये कह रहा है कि F1 प्लस F2 अगर इनको ऐड किया जाए तो कितना आता है, 18, ठीक है।
और फिर दूसरी कंडीशन ये कह रहे हैं जो इनका रिजल्टेंट है, फोर्स का रिजल्टेंट आर, ये कैसे लिखा जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। और जो ये R की वैल्यू है ना, ये कितना दे रखा है, 12 न्यूटन। अब क्या करेंगे, रूट यहाँ से हटाएंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, 144, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, देखो जब इसको पूरा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस F1 अपॉन F2, तो पता है ये क्या बन जाएगा, पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फर्दर पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 144 न्यूटन। देखिए यहाँ पर किस तरह से लिखा हुआ है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस बी यानी F2 प्लस F1 इंटू F2 माइनस F1, ठीक है। अब देखो F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है ना। यहाँ पहले हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 18 दे रखी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 8। हमने मान लिया कि ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखो कैसे जोड़ा हमने, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18 एंड F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 8। ये देखो यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में है, कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 2F2 इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो इसीलिए F2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 13 आ गया। तो जो बड़ा वाला फोर्स है F2 वो आ गया 13। अब अगर छोटा वाला फोर्स F1 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। किसी में भी एक वैल्यू रख देंगे। तो ये जो ऑप्शन होगा 13 एंड 5, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इनसाइड हॉरिजॉन्टली मूविंग बॉक्स एंड एक्सपेरिमेंटर फाइंड दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इज released, it move with acceleration 10 meter per second if the box, if in this box if 1 kg body is suspended with a light string, the tension in the string in equilibrium position is। तो देखिए मान लेते हैं कि ये कोई एक बॉक्स है बड़ा सा, ठीक है। बस स्पीकर को समझना है। अब ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर क्या है कि एक स्ट्रिंग से एक छोटा सा एक मास है जिस जो 1 kg है, उसको लटकाया गया है। और इसको क्या करते हैं कि हमने इसको एक एक्सेलरेशन दे दिया, जिस बॉक्स में हमने स्ट्रिंग को लटकाया हुआ है उसको हमने एक एक्सेलरेशन दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो अगर ये बॉक्स इधर की तरफ मूव करेगा स्मूथ सरफेस पर, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। हाँ, ये स्यूडो फोर्स इसको क्या करेगा, पीछे की तरफ ले जाएगा। तो ये देखो कुछ पीछे की तरफ ले जाएगा तो कुछ ऐसे बनेगा ना, ठीक है। अब अगर ये इस तरह से बन रहा है तो इस पर जो पीछे की तरफ ले जा रहा है वो क्या है, हमारा स्यूडो फोर्स है। और इधर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इस पर इसका जो मास है mg, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। और अगर ये स्ट्रिंग है तो इस पर क्या लगेगा, एक टेंशन लगेगा ना, एक फोर्स होगा। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई कि जब कोई ब्लॉक ये मूव आगे की तरफ मूव कर रहा है, इस पर स्यूडो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इस पर ये टेंशन लगेगा। तो ये टेंशन किसके बराबर होगा, ये जो स्यूडो फोर्स लग रहा है mg इन नेट फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही इसका टेंशन होगा। तो अब हम कहेंगे कि इस पर जो टेंशन लग रहा है वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट एफ पी, मतलब एफ स्यूडो फोर्स प्लस mg का स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब स्यूडो फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्सेलरेशन, कोई भी जो फोर्स होता है उसका फार्मूला होता है m इंटू ए। अब जो एक्सेलरेशन होगा, जो इसका एक्सेलरेशन है सिस्टम का, वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा। और इसका मास 1 kg है, तो कितना आ जाएगा स्यूडो फोर्स, 10 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रख दिया इसकी वैल्यू 10 न्यूटन का स्क्वायर प्लस मास है 1 और जो जी की वैल्यू है वो भी 10 हो जाएगा। तो फिर इसका क्या करेगा 10 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 रूट 2, ठीक है। तो आपका ये जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।
आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको जरूर समझ लीजिएगा और क्वेश्चंस यहीं से प्रायोरिटी देके सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर अदर बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।